Good morning students and my dear friends, today is 18th of May 2023 Thursday. लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आपको बिजनेस स्टैंडर्ड और मिंट की पीडीएफ चाहिए तो आप इनकी रिस्पेक्टिव वेबसाइट पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके अलावा आप मुझे टेलीग्राम चैनल, ट्विटर, रिसर्चगेट, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। रिकमेंडेड प्ले स्पीड है इस वीडियो की 1.25x। थॉट ऑफ द डे इज समटाइम्स अ नोबल फेलियर सर्व द वर्ल्ड एज फेथफुली एज डिस्टिंग्विश्ड सक्सेस। और आज के मिंट पेपर के अप्रॉक्सीमेटली 10 इंपॉर्टेंट न्यूज़ हेडलाइंस हैं, बिजनेस स्टैंडर्ड के अप्रॉक्सीमेटली 18 इंपॉर्टेंट न्यूज़ हेडलाइंस हैं और आज के डिस्कशन में हम 16 न्यूज़ आर्टिकल्स कवर करेंगे। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। आज का पहला आर्टिकल जो कि मिंट के पेज नंबर 1 पर दिया हुआ है, सेबी गेट्स टाइम टिल 14th of August टू कंप्लीट अडानी प्रो। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने वेडनेसडे को सेबी को एक्सटेंशन देते हुए 14 अगस्त की डेडलाइन डिसाइड करी है। किस लिए? टू कंक्लूड इट्स इन्वेस्टिगेशन ऑन अडानी ग्रुप। तो हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद सेबी ने अडानी ग्रुप के अगेंस्ट इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन लॉन्च किया था और उसी को लेकर के सेबी जो है काफ़ी टाइम से इन्वेस्टिगेशन कर रही है और सेबी के अकॉर्डिंग जो ओवरसीज़ इन्वेस्टमेंट है अडानी का उसको लेकर के इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज नहीं हो पा रही है, उसको लेकर के सेबी को इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पा रही, स्पेशली जो ओवरसीज़ इन्वेस्टमेंट है अडानी ग्रुप का। इसी वजह से सेबी ने अप्रॉक्सीमेटली 6 महीने का एक्सटेंशन जो था सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से मांगा था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने 6 महीने का एक्सटेंशन ना देते हुए 14 अगस्त तक, यानी केवल 3 महीने का एक्सटेंशन देते हुए 14 अगस्त तक ये इन्वेस्टिगेशन, ये इंक्वायरी वाइंड अप करने की बात कही है। इसके अलावा कई और सारे डायरेक्शंस भी दिए हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने सेबी को कि जो रिपोर्ट होगी वो स्पेसिफिक होगी ऑन इट्स इन्वेस्टिगेशन इनटू एलीज्ड वॉलेशन ऑफ मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग्स, जो कि मेजर एलिगेशन है हिंडनबर्ग रिपोर्ट में। तो उसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा है कि जो एमएसपी नॉर्म्स हैं उसका जो वॉलेशन किया है अडानी कंपनीज ने, उस पर जो रिपोर्ट होगी वो स्पेसिफिक होनी चाहिए। सेबी के अकॉर्डिंग जो अभी करंट का रूल है, सेबी के अकॉर्डिंग किसी भी पब्लिक ट्रेडेड कंपनी को अप्रॉक्सीमेटली हम बोल सकते हैं मिनिमम 25% का पब्लिक शेयर होल्डिंग होना चाहिए। और इसको लेकर के हिंडनबर्ग ने कहा था कि सेबी कि जो अडानी ग्रुप है वो इस पर्टिकुलर एमएसपी क्लॉज को वॉलेट करता है। तो 2 महीने का टाइम था सेबी के पास अपनी प्रिलिमिनरी रिपोर्ट सबमिट करने का, लेकिन सेबी वाज आस्किंग फॉर एक्सटेंशन ऑफ 6 मंथ। तो 3 महीने का एक्सटेंशन अप्रॉक्सीमेटली देते हुए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने सेबी को 14 अगस्त की डेडलाइन दी है। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 2 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 1 ऑफ मिंट पेपर। मिनिस्ट्री सीक रुपी 2.5K करोड़ मोर टू बैंक एक्सपोर्टर्स। तो इंडिया में एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए बहुत सारी इंसेंटिव स्कीम्स चलती हैं। उसमें से जो एक इम्पॉर्टेंट स्कीम है वो है इंटरेस्ट रेट इक्वलाइजेशन स्कीम। तो इसके तहत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो एक्सपोर्टर्स को कॉम्पनसेट करती है उनके इंटरेस्ट का कुछ पार्ट पे करके। इट मीन्स जो एक्सपोर्टर्स ने लोन लिया है अपने बिजनेस को रन करने के लिए, उस लोन के इंटरेस्ट का कुछ पार्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पे करती है जस्ट टू सपोर्ट द एक्सपोर्टर्स सो दैट दे विल बी इनटू एक्सपोर्टिंग बिजनेस और जो उनका एक्सपोर्ट है वो कॉम्पिटिटिव हो, कॉम्पिटिटिव प्राइस में इंटरनेशनल मार्केट में आए। तो इसी पर्टिकुलर इंटरेस्ट रेट इक्वलाइजेशन स्कीम से रिलेटेड ये न्यूज़ है। कॉमर्स मिनिस्ट्री ने रिसेंटली एडिशनल 2,500 करोड़ का एरिया जो है वो डिमांड किया है, या 2,500 करोड़ का जो फंड है वो डिमांड किया है गवर्नमेंट से। किस लिए? इंटरेस्ट रेट इक्वलाइजेशन स्कीम के तहत कई सारे एक्सपोर्टर्स का जो एरियर्स था, जो फंड था, जो सपोर्ट था वो पेंडिंग था, जिसको हम जनरली एरियर के कहते हैं। कोई भी जो फंड है जो एक्यूमुलेट हो जाता है बट पेबल होता है उसको हम जनरल लैंग्वेज में एरियर बोलते हैं। तो इंटरेस्ट रेट इक्वलाइजेशन स्कीम के तहत जो स्ट्रेस या जो एलिवेट हुआ था स्ट्रेस एक्सपोर्टर्स में बिकॉज ऑफ नॉन पेमेंट ऑफ दिस इंसेंटिव, उसी को कॉम्पनसेट करने के लिए 2,500 करोड़ का फंड डिमांड किया है कॉमर्स मिनिस्ट्री ने। और इसका सीधा पर्पस यही है कि जो स्मॉल एक्सपोर्टर्स हैं उनको अभी सपोर्ट किया जा सके, उनके जो चैलेंजेस हैं, उनके जो स्ट्रेस हैं उसको मिटिगेट किया जा सके, क्योंकि जिस तरीके से मार्केट में इंटरेस्ट रेट बढ़ना शुरू हुआ है तो इसका इम्पैक्ट हमें एक्सपोर्टर्स के फंड और फाइनेंशियल हेल्प पर देखने को मिलेगा। और हो सकता है आगे के टाइम में हमारा जो एक्सपोर्ट हो वो डिमिनिश करे, क्योंकि जो पैसा है, जो लोन है वो महंगा हो जाएगा। तो डेफिनेटली कई सारे जो एक्सपोर्टर्स हैं वो महंगे लोन की वजह से अपना बिजनेस एग्जीक्यूट नहीं करेंगे या एक्सपेंड नहीं करेंगे, कई सारे ऑर्डर्स को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो इसीलिए एक्सपोर्ट को बूस्ट करने के लिए कॉमर्स मिनिस्ट्री जो है स्मॉल जो एक्सपोर्टर्स हैं उनको सपोर्ट करने जा रही है।
और अगर करंट प्रिवेलिंग इंटरेस्ट रेट की हम बात करें इंडियन इकोनॉमी में, तो जो बोरोइंग रेट्स है फॉर मोस्ट ऑफ द माइक्रो स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेस, इसको हम एमएसएमई बोलते हैं, उनके लिए ऑलरेडी डबल डिजिट का मार्क क्रॉस कर चुका है, ऐसा एक्सपोर्टर्स का कहना है। और इसीलिए फाइनेंस मिनिस्ट्री से एडिशनल सपोर्ट की डिमांड करी थी एक्सपोर्टर्स ग्रुप ने। हालांकि इस पर जो फाइनल अप्रूवल है वो यूनियन कैबिनेट ही लेगा। सो लेट अस सी, अगर फ्यूचर में इससे रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन आती है तो उसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। आप देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 3 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 1 ऑफ मिनट्स पेपर। गवर्नमेंट मेक्स रिन्यूड पुश टू बूस्ट हार्डवेयर मैन्युफैक्चरिंग। वेडनेसडे को यूनियन कैबिनेट ने 6 साल की पीएलआई स्कीम अप्रूव करी है। पीएलआई स्कीम स्टैंड्स फॉर प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। तो 6 ईयर्स की पीएलआई स्कीम अप्रूव करी है, किसके लिए? आईटी हार्डवेयर्स के लिए, आईटी हार्डवेयर सेगमेंट के लिए, इंडस्ट्री के लिए 6 साल की पीएलआई स्कीम कल यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव करी है, जिसमें लैपटॉप, टैबलेट, पर्सनल कंप्यूटर, सर्वर, एज कंप्यूटिंग डिवाइसेस, ये सारे सेगमेंट इंक्लूड होंगे। तो अप्रॉक्सीमेटली 17,000 करोड़ का जो आउटले है वो गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है थ्रू दिस प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम। और इस स्कीम के थ्रू गवर्नमेंट का ये मानना है, या टेलीकॉम मिनिस्ट्री का ये मानना है, कि कई सारे जो टॉप हार्डवेयर मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं, टॉप हार्डवेयर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी सच एज HP, डेल, एप्पल, ये सब इंडिया में आकर के इन्वेस्ट करेंगे और इंडिया में इनको एक अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी मिलेगी थ्रू दिस प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। और इंडिया इनको एक बहुत बड़ा मार्केट भी ऑफर करेगा और इंडिया इनके लिए एक इन्वेस्टमेंट एवेन्यू भी होगा। और इस स्कीम के तहत, जो ये पीएलआई स्कीम है, इसके तहत 5% का जो इंसेंटिव है वो ऑफर किया जाएगा ऑन नेट इंक्रीमेंटल सेल्स ओवर द बेस ईयर। तो कंपनीज जो इंडिया में ये गुड मैन्युफैक्चर करेंगी, ये आईटी हार्डवेयर मैन्युफैक्चरिंग करेंगी, उनको 5% का इंसेंटिव ऑफर करेगी गवर्नमेंट अंडर दिस पीएलआई स्कीम ऑन नेट इंक्रीमेंटल सेल, जो कि पहले 2% थी। इसके अलावा इस पर्टिकुलर स्कीम में कई सारी फ्लेक्सिबिलिटीज़ भी ऑफर करी गई हैं इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, जो कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कंपनीज अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग कर सकती हैं। जिसमें पहले पीएलआई स्कीम थी उसमें ये जो 6 ईयर्स का पीरियड था ये 4 साल का था। तो कई सारे रिवीजन के साथ गवर्नमेंट ने दोबारा से पीएलआई स्कीम लॉन्च करी है। इसमें आउटले भी ज़्यादा है, फ्लेक्सिबिलिटी भी ज़्यादा है, इंसेंटिव्स भी ज़्यादा हैं और टाइम पीरियड भी ज़्यादा है। गवर्नमेंट ये एंटिसिपेट कर रही है कि इससे गवर्नमेंट को इंडियन इकोनॉमी में अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट हार्डवेयर, आईटी हार्डवेयर के सेगमेंट में देखने को मिल सकता है। अब देख लेते हैं सम शॉर्ट न्यूज़ आर्टिकल्स फ्रॉम मिंट। इंडिया डिफेंड ऑयल एक्सपोर्टर्स पोस्ट EU रशियन फ्यूल कॉल। अब ये न्यूज़ क्या है? ये न्यूज़ बेसिकली रशिया से जो आने वाला ऑयल है, स्पेशली जो ऑयल इंडिया इंपोर्ट करता है, उसके बारे में ये न्यूज़ है। अगर आपको थोड़ा सा इंटरनेशनल मार्केट में के बारे में पता होगा, रशिया यूक्रेन क्राइसिस के बाद USA और कई सारे जो USA के वेस्टर्न एलाइज हैं, उन्होंने सैंक्शन लगाया था रशिया पर। कई सारे इकोनॉमिक सैंक्शन लगाए गए थे, जिसमें ऑयल परचेज रिलेटेड भी सैंक्शन था कि रशिया का जो ऑयल है वो उसको नहीं खरीदेंगे सारे कंट्रीज़, और जो कंट्रीज़ खरीद रहे हैं उन पर भी ये प्रेशर था कि रशिया से डिस्काउंटेड ऑयल ने, जैसे कि रशियन जो इकोनॉमी है वो इरोड हो। हालांकि रशिया ने इन सारे सैंक्शंस को मिटिगेट करने के लिए डिस्काउंटेड ऑयल ऑफर भी किया इंडिया और चाइना जैसे कंट्रीज़ को। और रिसेंट टाइम में इंडिया जो है एक इम्पॉर्टेंट ट्रेडिंग पार्टनर बन के सामने आया है रशिया के लिए, स्पेशली इन केस ऑफ ऑयल मार्केट। तो ऑयल मार्केट में जिस तरीके से इंडिया रशिया से कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग वॉल्यूम में ऑयल को, क्रूड ऑयल को परचेज कर रहा है, उसकी वजह से जो EU है उसमें इंडिया का जो एक्सपोर्ट है वो इंक्रीज हो रहा है। तो डेफिनेटली इंडिया क्या करता है, क्रूड ऑयल जो है वो लेता है, वो इंपोर्ट करता है और उसमें प्रोसेसिंग करके पेट्रोलियम प्रोडक्ट और रिफाइन ऑयल जो है वो एक्सपोर्ट करता है। तो EU के जो मिनिस्टर हैं, या उनको बोले फॉरेन पॉलिसी चीफ जो है, इन्होंने इंडिया को के इंपोर्ट के अगेंस्ट बोला था कि जो कि इंडिया रशियन ओरिजिन ऑयल इंपोर्ट कर रहा है, उसको लेकर के अपने उन्होंने कुछ नेगेटिव रिमार्क दिए थे। उसी के बाद से जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर है मिस्टर S जयशंकर, उन्होंने डिफेंड किया था कि इंडिया जो रिफाइन फ्यूल एक्सपोर्ट कर रहा है EU में, उसको डिफेंड करते हुए इंडिया ने अपना स्टैंड रखा है। EU के जो फॉरेन पॉलिसी चीफ है, उनका ये कहना है कि चूंकि इंडिया रशिया से डिस्काउंटेड ऑयल ले रहा है और उसको प्रोसेस करके EU में एक्सपोर्ट कर रहा है, तो बेसिकली जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, जो USA है, उसका सैंक्शन बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं कर पा रहा रशिया को, क्योंकि इंडिया और चाइना जैसे जो कंट्रीज़ हैं वो ऑलरेडी ह्यूज अमाउंट में रशिया से ऑयल परचेज कर रहे हैं।
And in the 15 months since the outbreak of the war, India has emerged as one of the very important or key importer of Russian crude oil. Approximately India 1.6 million barrels per day import करता है रशिया से। और रिसेंट टाइम में इंडिया का जो एक्सपोर्ट इंक्रीज हुआ है रिफाइंड ऑयल का और जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट का ईयू में, तो कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रहा है कि जो इंडिया है वो रशियन ऑयल को यूज़ कर रहा है अपने एक्सपोर्ट को इंक्रीज करने के लिए, स्पेशली यूरोपियन कंट्रीज़ में। और according to few estimates, India's petroleum product export to European Union has increased to 11.6 million tons between April 2022 to January 2023. तो अप्रॉक्सीमेटली 20 या 21% का इंक्रीज देखने को मिल रहा है इंडिया के एक्सपोर्ट में इन केस ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट एक्सपोर्ट टू यूरोपियन कंट्रीज। और इसी को लेकर के इंडिया को क्रिटिसाइज किया था ईयू के जो फॉरेन पॉलिसी चीफ हैं उन्होंने, और उनका ये कहना है कि ऑल दीज सेल्स आर एक्चुअली सर्कमवेंटिंग द ईयू सैंक्शंस और यूएसए सैंक्शंस गिवन टू रशिया और इम्पोज्ड ऑन रशिया। और उसी को लेकर के जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं उन्होंने इंडिया के स्टैंड को डिफेंड किया है कि इंडिया जो रशियन ऑयल खरीद रहा है दैट्स नॉर्मल और इंडिया अपने नेशनल इंटरेस्ट में काम करेगा। जबकि जो उनके फॉरेन पॉलिसी चीफ है उनका कहना है कि इफ़ दे यूज़ दैट पर्टिकुलर ऑर्डर टू बी द सेंटर ऑफ रशियन ऑयल प्रोसेसिंग, और इंडिया अगर कोशिश कर रहा है कि रशियन ऑयल प्रोसेसिंग का सेंटर बन सकेगा वर्ल्ड में, तो डेफिनेटली ईयू हैज़ टू एक्ट, ऐसा कहा था फॉरेन पॉलिसी चीफ ने। उसी को लेकर के इंडिया को डिफेंड किया है हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर ने। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 5 and 6 दैट इज गिवन पेज नंबर 1 and 4 ऑफ बिजनेस स्टैंडर्ड। ये दो न्यूज़ एक साथ दी हुई है तो इनको हम एक साथ ही कवर करेंगे। कैबिनेट नोट फॉर ₹17,000 करोड़ IT हार्डवेयर PLI 2.0। इसका कुछ पार्ट इस न्यूज़ का कुछ पार्ट हम मिनट में कवर कर चुके हैं, जहाँ हमने डिस्कस किया है कि यूनियन कैबिनेट ने वेडनेसडे को IT हार्डवेयर सेक्टर के लिए 17,000 करोड़ की PLI स्कीम अप्रूव करी है 6 साल के लिए, जिसमें कई सारे टैबलेट्स और लैपटॉप मैन्युफैक्चरिंग की जो कंपनीज हैं वो आएंगे। जबकि इससे पहले का जो प्रोविजन था वो 7,000 का था। तो प्रोविजंस को भी इंक्रीज़ किया है, ईयर को भी इंक्रीज़ किया है, फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज़ करी है और कई सारे नए फीचर के साथ ये मॉडिफाइड प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम यूनियन कैबिनेट ने वेडनेसडे को अप्रूव कर दी है। हालांकि अगर इंडस्ट्री की बात है तो इंडस्ट्री से बहुत अच्छा कोई रिस्पांस देखने को नहीं मिला है। सो रिस्पांस आया है इंडस्ट्री से मेनली ड्यू टू द लोअर इंसेंटिव्स एंड स्लम्प्स इन डिमांड आफ्टर कोविड-19 पैंडेमिक। ऐसा कहना है इंडस्ट्री का कि बहुत ज़्यादा कोई इंसेंटिव गवर्नमेंट ऑफर नहीं कर रही। इवन इस रिवाइज्ड प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम को गवर्नमेंट ने इसीलिए लॉन्च किया क्योंकि जो पहले स्कीम थी उससे बहुत अच्छा रिस्पांस नहीं मिला था कोविड-19 की वजह से। जो पहले वाली PLI स्कीम थी उसमें उसकी में डिमांड जो थी लैपटॉप्स की और जो IT हार्डवेयर्स की वो भी रिड्यूस हुई थी। तो गवर्नमेंट ने इसीलिए जो मॉडिफाइड PLI स्कीम लॉन्च करी है। अब गवर्नमेंट ये एंटिसिपेट कर रही कि प्रोबेबली इस मॉडिफाइड प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम से गवर्नमेंट को ज़्यादा ऑफर मिलेंगे। अगर प्रीवियस स्कीम की बात करें तो उसमें 14 फर्म्स में से केवल 2 फर्म्स ने अपना एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट रजिस्टर किया था इन प्रीवियस PLI स्कीम। सो दिस इज़ द प्रोडक्शन पुश। मॉडिफाइड स्कीम में ऐसा कहा जा रहा है कि अप्रॉक्सीमेटली 3 लाख जो हैं वो जॉब्स जनरेट होंगी। गवर्नमेंट अप्रॉक्सीमेटली 2,430 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है इस पर्टिकुलर सेक्टर में एंटिसिपेट करी थ्रू दिस मॉडिफाइड PLI। और ऐसा कहा जा रहा है कि जो इंक्रीमेंटल प्रोडक्शन वैल्यू है वो 3.35 ट्रिलियन की होगी। एवरेज इंसेंटिव जो EM को ऑफर कर रहा है वो 9% ऑफर कर रही है गवर्नमेंट ऑन द इंक्रीमेंटल सेल। इसी के साथ एक और न्यूज़ भी एसोसिएटेड है, वो भी हम देख लेते हैं। पेज नंबर 4 पर दी हुई है ये न्यूज़। न्यू PLI टू अट्रैक्ट ग्लोबल फर्म्स टू शिफ्ट फ्रॉम चाइना। तो इसको लेकर के जो हमारे मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशन है, यूनियन मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशन है, उनका इंटरव्यू पब्लिश हुआ था। जो मॉडिफाइड PLI स्कीम लॉन्च करी है कल गवर्नमेंट ने, उसको लेकर के इंटरव्यू था, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी, उसमें हमारे मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशन, यूनियन मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशन मिस्टर अश्विनी वैष्णव ने बोला कि जो ये नई PLI स्कीम गवर्नमेंट ने लॉन्च करी है IT हार्डवेयर के लिए, ये कंपनीज़ को हेल्प करेगी। कैसी कंपनीज? स्पेशली HP, डेल, एप्पल जैसी कंपनीज़ को हेल्प करेगी कि अपना जो प्रोडक्शन बेस है वो चाइना से शिफ्ट करके इंडिया में लाएँ। पैंडेमिक के बाद से कंपनीज इस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी को बहुत एग्रेसिवली अडॉप्ट कर रही है, अपना सप्लाई चेन डाइवर्सिफाई कर रही है, अपना इन्वेस्टमेंट एवेन्यू डाइवर्सिफाई कर रही हैं। तो उसी को लेकर के हमारे जो मिस्टर अश्विनी वैष्णव हैं उन्होंने बोला है कि जो नई PLI स्कीम में कई सारे ऑफर्स दिए गए हैं, कई सारे इंसेंटिव्स, फ्लेक्सिबिलिटीज़ ऑफर करी गई हैं, जिससे कि जो टॉप कंपनीज़ हैं वो इस पर्टिकुलर इशू पर या इस पर्टिकुलर मैटर पर सोच सकती हैं कि वो इंडिया में इन्वेस्टमेंट करें और जो अपना उनका प्रोडक्शन बेस है जो चाइना में है मोस्ट ऑफ द कंपनीज़ का, उसको शिफ्ट करें इंडिया में। और रिसेंट जो उनकी US विजिट थी वहाँ पर भी उनका कहना है कई सारी कंपनीज़ हैं, जो कंपनीज जो टॉप एग्जीक्यूटिव्स हैं, उन्होंने भी इनसे
अपना इंटरेस्ट एक्सप्रेस किया कि वो इंडिया में कीनली इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो दिस इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर दोज कंपनीज हु वांट टू इन्वेस्ट इन इंडिया, स्पेशली इन आईटी हार्डवेयर सेगमेंट। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 7 and 8, दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 4 ऑफ बिजनेस स्टैंडर्ड। कैबिनेट अप्रूव्स ₹38,000 करोड़ सब्सिडी फॉर नॉन यूरिया फर्टिलाइजर्स। तो जिस तरीके से फर्टिलाइजर के प्राइस इंटरनेशनल मार्केट में, डोमेस्टिक मार्केट में इंक्रीज हो रहे हैं, उसको देखते हुए गवर्नमेंट ने ये इंपॉर्टेंट मेजर लिया है, जहां पर गवर्नमेंट ने ये कोशिश करिए कि जो फर्टिलाइजर के प्राइस है वो फार्मर के लिए बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट ना करें, और इसीलिए गवर्नमेंट ने 38,000 करोड़ की सब्सिडी की एक नॉन यूरिया फर्टिलाइजर जो स्कीम है वो लॉन्च करी है। हम कह सकते हैं नॉन यूरिया फर्टिलाइजर के केस में गवर्नमेंट ने 38,000 करोड़ की सब्सिडी का अप्रूवल किया है फॉर अपकमिंग खरीफ सीजन। और अगर इस फाइनेंशियल ईयर की बात करें, यानी फाइनेंशियल ईयर 24, तो इस पूरे फाइनेंशियल ईयर में गवर्नमेंट अप्रॉक्सीमेटली 1.08 ट्रिलियन की सब्सिडी देगी खरीफ सीजन में। अगर हम देखें तो फूड सब्सिडी, फर्टिलाइजर सब्सिडी जो है वो गवर्नमेंट के कॉफर में जो एक्सपेंडिचर होता है उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं। फर्टिलाइजर और फूड सब्सिडी ह्यूज होती है। मोस्ट ऑफ द रेवेन्यू जो गवर्नमेंट का होता है वो इसी के एलोकेशन में जाता है, फर्टिलाइजर, फूड और मनरेगा। और जैसा कि हमने डिस्कस किया कि गवर्नमेंट 1.08 ट्रिलियन की सब्सिडी ऑफर करेगी इस फाइनेंशियल ईयर में खरीफ सीजन के लिए, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 62% है गवर्नमेंट का बजटेड एस्टिमेट, जो कि फाइनेंशियल ईयर 24 के लिए जो गवर्नमेंट का बजटेड एस्टिमेट है उसका 62% है। और इसका अगर हम सेग्रीगेशन देखें तो 1.08 ट्रिलियन में अप्रॉक्सीमेटली 70,000 करोड़ यूरिया के लिए है, और जो रिमेनिंग है वो नॉन यूरिया फर्टिलाइजर के लिए गवर्नमेंट ने एलोकेट किया है टिल द मंथ ऑफ सितंबर। और इससे पहले की अगर हम बात करें, इससे पहले के फाइनेंशियल ईयर में यानी 22 में गवर्नमेंट ने अप्रॉक्सीमेटली 52,000 करोड़ का एलोकेशन किया था नॉन यूरिया फर्टिलाइजर के लिए। तो इस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में गवर्नमेंट ने नॉन जो यूरिया फर्टिलाइजर है उसके लिए सब्सिडी थोड़ा सा रिड्यूस करी। और उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न है कि किसी तरीके से ग्लोबल और डोमेस्टिक रेट्स स्पेशली इन केस ऑफ नॉन यूरिया फर्टिलाइजर फॉल कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट ने सोचा है कि इतना जो एलोकेशन है दैट इज मोर देन सफिशिएंट। क्योंकि 22 में 52,000 करोड़ का किया था, 23 में आकर गवर्नमेंट ने इसको रिड्यूस करके 24 में आकर गवर्नमेंट ने इसको रिड्यूस करके 38 कर दिया है। तो गवर्नमेंट का ये कहना है कि जो प्राइस हैं वो आगे आने वाले टाइम में ग्लोबल और डोमेस्टिक रेट्स जो हैं नॉन यूरिया फर्टिलाइजर के वो फॉल करेंगे। ऑल्दो आगे आने वाले टाइम में कितना एक्चुअल में डिसबर्समेंट होता है ये डिपेंड करेगा कि किस तरीके से नॉन यूरिया जो फर्टिलाइजर है उसका प्राइस डोमेस्टिक और इंटरनेशनल मार्केट में फॉल किस रेट से करता है। दिस इज ऑल अबाउट द रफ एस्टिमेशन एंड दिस इज द एग्री बूस्ट 2022, 2023 और 2024 तक का डेटा दिया हुआ है। एक्चुअल बजटेड एस्टिमेट्स, रिवाइज एस्टिमेट्स और बजटेड एस्टिमेट्स। तो एलोकेशन कहीं ना कहीं देख रहे हैं कम हो रहा है। गवर्नमेंट का मानना ये है कि ग्लोबल प्राइसेस जो हैं वो थोड़े से ईज आउट होंगे, जिसकी वजह से इतने ज़्यादा एलोकेशन की अब ज़रूरत नहीं है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट स्लिप, जो कि इसी पर्टिकुलर न्यूज़ के ही साथ दी हुई है। MOU साइनिंग बिटवीन इंडिया एंड इजिप्ट कॉम्पिटिशन रेगुलेटर गेट्स नोट। तो यूनियन कैबिनेट ने वेडनेसडे को अप्रूव कर दिया है जो पैक्ट साइन हुआ था किसके बीच में, कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया और इजिप्शियन कॉम्पिटिशन अथॉरिटी ECA जिसको बोलते हैं, इन दोनों के बीच में एक MOU साइन हुआ था। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ MOU? मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। और दोनों ही रेगुलेटर्स ने ये MOU साइन किया था। मतलब इंडिया के साइड से कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया था और इजिप्ट के साइड से इजिप्शियन कॉम्पिटिशन अथॉरिटी थी। इन दोनों ने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है। और इस पर्टिकुलर मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग का जो एम है दैट इज टू प्रमोट एंड स्ट्रेंथन द कॉपरेशन in competition law and policy through the exchange of information, sharing of best practices as well as through various capacity building initiative between these two countries। तो इन सारे मोड्स के थ्रू दोनों CCI और ECA जो है वो लॉ, पॉलिसी, इनके केस में स्पेशली कंपटीशन से रिलेटेड जो लॉ है, जो पॉलिसी है, उसमें इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करेंगे, यूनिफॉर्मिटी लाने की कोशिश करेंगे, बेस्ट प्रैक्टिसेस जो हैं दोनों ही कंट्रीज में उसकी शेयरिंग होगी, जिससे कि हेल्दी कंपटीशन मेंटेन किया जा सके दोनों ही कंट्रीज में। इसके अलावा कैपेसिटी बिल्डिंग के भी कई सारे इनिशिएटिव्स जो हैं, मेजर्स जो हैं वो दोनों कंट्रीज लेंगे। और ऐसा कहा जा रहा है इसके बाद दोनों ही कंट्रीज के बीच में जो लिंकेज है वो स्ट्रेंथन होगी और दोनों ही कंट्रीज जो एक दूसरे से सीख करके कंपटीशन लॉ के इन्फोर्समेंट में और इफेक्टिवली काम करेंगे। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 9 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 6 ऑफ बिजनेस स्टैंडर्ड। इंडिया EU इंटेंड टू फाइंड अ वे फॉरवर्ड गोयल ऑन कार्बन टैक्स। तो जब से EU ने CBAM मेजर्स का अनाउंसमेंट किया तब से लेकर के इंडिया और यूरोपियन यूनियन के बीच में टसल चल रहा है, आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं, क्योंकि इंडिया का अपना एक स्टैंड है। इंडिया का ये कहना है कि जो ये कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म है जिसको कार्बन टैक्स के नाम से भी जाना जा रहा है, ये ब्लैंक
ब्लैंकेट फॉर्म में हर कंट्री पर नहीं लगा सकता EU, डेवलप कंट्रीज पर ये ज़्यादा होना चाहिए, डेवलपिंग कंट्रीज पर फिलहाल के लिए इसको एग्जेम्पशन देना चाहिए, इंडिया का ये कहना है। तो इसको लेकर के दोनों के बीच में कई सारे आर्ग्यूमेंट भी हुए थे। रिसेंटली इंडिया और EU के बीच में एक फर्स्ट मिनिस्ट्रियल मीटिंग चल रही है। EU का जो ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल TTC मीटिंग है वो अनदर थर्ड कंट्री में हो रही है, और जहां पर दोनों कंट्रीज़ ने ये एक्सप्रेस किया है कि जो कार्बन टैक्स को लेकर के ये दोनों कंट्रीज़ के बीच में जो इश्यूज़ हैं उनको मैनेज किया जाएगा थ्रू बायलैटरल नेगोशिएशन। इंडिया एंड यूरोपियन यूनियन विल इंटेंसिफाई देयर इंगेजमेंट टू एड्रेस द डिफरेंट इमर्जिंग इश्यूज, स्पेशली दैट इज रिलेटेड टू कार्बन टैक्स। और अगर हम CBA मैकेनिज्म की बात करें तो ये ट्यूसडे से यानी पिछले मंगलवार से ये ऑलरेडी फोर्स में आ चुका है, इन्फोर्समेंट में आ चुका है। Although it will enter the transition phase from October, followed by levying of the carbon tax January 2026 onward. तो जनवरी 2026 के बाद से जो ये ब्लॉक है EU है ये कार्बन टैक्स इम्पोज करना शुरू कर देगा on different products that are being imported from other countries, और उनके मैन्युफैक्चरिंग में कार्बन का एमिशन होता है। तो हालांकि इंडिया ने एक स्टडी भी कंडक्ट करी थी इस CBA मैकेनिज्म का इम्पैक्ट इंडियन इकोनॉमी पर देखने के लिए, स्पेशली इंडिया के एक्सपोर्ट पर देखने के लिए, और कई सारे न्यूज़पेपर ने इस हेडलाइन को कवर भी किया था कि CBAM का इम्पैक्ट इंडियन एक्सपोर्ट पर बहुत ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगा। इसके बावजूद भी ये जो CBAM मैकेनिज्म है ये इंडिया और EU के बीच में एक कंसर्न्ड इशू है, क्योंकि इंडिया का मानना है कि इससे इंडिया की एल्यूमिनियम और स्टील इंडस्ट्री का जो एक्सपोर्ट है, जो EU कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट हो रहा है, वो सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट कर सकता है। अगर अभी नहीं कर रहा तो आगे आने वाले फ्यूचर में इम्पैक्ट करेगा, क्योंकि इंडिया के पास अभी वो क्लीन और ग्रीन टेक्नोलॉजी नहीं है जैसे कि कम कार्बन एमिशन से स्टील या मैन्युफैक्चरिंग के जो प्रोडक्ट्स हैं उनको प्रोड्यूस किया जा सके। सो इंडिया बिलीव दैट दीज रेगुलेशंस विल रिजल्ट इन अ प्रॉब्लम ऑफ मार्केट एक्सेस विद EU ट्रेडिंग पार्टनर्स, और इस तरह के जो इन्वायरमेंटल इश्यूज़ हैं उनको ट्रेड के मैटर के बीच में नहीं लाना चाहिए, इंडिया का ये मानना है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप जो कि इसी के साथ एसोसिएटेड है। इंडिया लाइकली टू ग्रो 6.7% इन 2024 UN। तो रोबस्ट डोमेस्टिक डिमांड के साथ जो इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ है उसका प्रोजेक्शन किया है EU ने, और UN मीन्स यूनाइटेड नेशन, और यूनाइटेड नेशन के अकॉर्डिंग 2023 कैलेंडर ईयर की बात करें और इंडिया के अकॉर्डिंग जो फाइनेंशियल ईयर है 24, तो उसमें UN ने प्रोजेक्शन किया कि जो डोमेस्टिक डिमांड है वो स्ट्रॉन्ग रहेगी, जैसे कि हमेशा इंडिया में रहती है। उसकी वजह से इंडिया की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो स्ट्रॉन्ग रहेगी। हालांकि अगर हायर इंटरेस्ट, और जिस तरीके से इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हो रहे हैं मार्केट में, तो अगर हायर इंटरेस्ट रेट और वीक एक्सटर्नल डिमांड को कैलकुलेट किया जाए या उसका इम्पैक्ट देखा जाए तो इसका इम्पैक्ट हमें इंडियन इकोनॉमी पर देखने को मिलेगा, ऐसा मानना है EU का। तो रोबस्ट डोमेस्टिक डिमांड की वजह से इंडियन इकोनॉमी जो है वो ग्रो तो करेगी, बट जिस तरीके से एक्सटर्नल डिमांड की सिचुएशन चल रही बिकॉज ऑफ द रशिया यूक्रेन क्राइसिस एंड बिकॉज ऑफ द अदर एक्सटर्नल और ग्लोबल फैक्टर, उसका इम्पैक्ट हमें इंडिया के एक्सपोर्ट पर स्पेशली देखने को मिल सकता है, ऐसा मानना है यूनाइटेड नेशन डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर, जिसको हम UNDESA के नाम से भी जानते हैं, यूनाइटेड नेशन डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर। उसने वेडनेसडे को अपना प्रोजेक्शन किया है एंड इट मिड ईयर अपडेट ऑन वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रॉस्पेक्ट्स रिपोर्ट। UNDESA ने एंटिसिपेट किया है कि जो इंडियन इकोनॉमी है वो 5.8% से ग्रो करेगी फाइनेंशियल ईयर कैलेंडर ईयर 23 और 6.7% से ग्रो करेगी कैलेंडर ईयर 24 में। तो 5.8% का प्रोजेक्शन कैलेंडर ईयर 23 यानी जो करंट ईयर है इसके लिए रखा है, और अपकमिंग ईयर के लिए 6.7% का ग्रोथ फोरकास्ट किया है UN ने। और अगर इस इकोनॉमिक ग्रोथ के लीड की बात करें तो UN के अकॉर्डिंग जो डोमेस्टिक डिमांड है वो इस पर्टिकुलर इकोनॉमिक ग्रोथ को लीड करेगी, एंड इंडिया विल बी द लार्जेस्ट इकोनॉमी इन साउथ एशियन रीजन। And these are the estimates for other countries. You can just have the glimpse of it. इंडिया के लिए 5.8 6.7 का प्रोजेक्शन किया है 23 और 24 के लिए। चाइना का प्रोजेक्शन जो है वो 5.3 4.5 है, USA 1.11, जापान 1.21, एंड वर्ल्ड का जो एवरेज है वो 2.3 और 2.4 का ग्रोथ प्रोजेक्शन UN ने किया। आप देख लेते हैं शॉर्ट न्यूज आर्टिकल्स फ्रॉम बिजनेस स्टैंडर्ड। SEBI गेट 3 more months टू फाइल रिपोर्ट। इस न्यूज़ को हम मिनट में कवर कर चुके हैं। आप देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। टेस्ला प्रपोजेस प्लांट इन इंडिया टू मैन्युफैक्चर इलेक्ट्रिक कार्स। तो रिसेंटली
टेस्ला के जो टॉप एग्जीक्यूटिव थे वो इंडिया में विजिट की बात कर रहे थे और इसी के बाद टेस्ला ने एक मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री या मैन्युफैक्चरिंग प्रमाइसेस सेटअप करने की बात कही है इंडिया में, स्पेशली इलेक्ट्रिक कार मैन्युफैक्चरिंग के सेगमेंट में। तो टेस्ला हैज़ प्रपोज्ड सेटिंग अप अ मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी इन इंडिया टू बिल्ड अ ईवी फॉर द डोमेस्टिक सेल एज वेल एज द एक्सपोर्ट। और ये टेस्ला ने ऑफर कब किया है, जबकि इंडिया ने रिसेंटली टेस्ला का जो प्रपोजल था इम्पोर्ट टैक्स रिड्यूस करने का, जहाँ पर टेस्ला का कहना है कि अप्रॉक्सीमेटली 100% इम्पोर्ट टैक्स जो है वो टेस्ला की कार्स पर लग रहा है, जिसकी वजह से टेस्ला की कार इंडियन मार्केट में बहुत ज़्यादा महंगी हो जाएगी। और उसी को लेकर के टेस्ला ने प्रपोजल दिया था इंडियन गवर्नमेंट को कि आप ये जो इम्पोर्ट टैक्सेस को रिड्यूस करिए। हालांकि इंडिया ने रिफ्यूज़ कर दिया था इस पर्टिकुलर प्रपोजल को। उसी के बाद से टेस्ला ने एक नई स्ट्रैटेजी ऑफर करी है, या नहीं हम बोल सकते हैं नया प्रपोजल ऑफर किया है, जहाँ पर टेस्ला ने बोला है कि टेस्ला अगर इंडिया सपोर्ट करती है, इंडियन गवर्नमेंट सपोर्ट करती है, तो टेस्ला इंडिया में अपनी एक मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट जो है वो सेटअप कर सकता है। तो नाउ टेस्ला इज एक्चुअली चेंजिंग द गियर। और टेस्ला का कहना है कि जो फैक्ट्री स्टैब्लिश होगी ये डोमेस्टिक सेल को भी पूरा करेगी और एक्सपोर्ट भी करेगी। हालांकि लोकेशन क्या होगी, इन्वेस्टमेंट कितना होगा, ये अभी फिलहाल के लिए डिस्क्लोज नहीं किया गया है। लास्ट ईयर टेस्ला की रिक्वेस्ट को गवर्नमेंट ने जो डिसएग्री कर दिया था या रिफ्यूज़ कर दिया था लोअर इंपोर्ट ड्यूटी को लेकर के, उसके बाद से टेस्ला ने ये ऑफ़र दिया है इंडिया को। और ये ऑफर कब है, जबकि कंपनीज जो हैं वो चाइना से अपने आप को डाइवर्सिफाई करना चाह रही है। लेट अस सी वेदर इंडिया विल एक्सेप्ट एक्चुअली दिस और नॉट। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। गवर्नमेंट कट्स फेम 2 सब्सिडी फॉर E2 व्हीलर्स टू 10,000 पर KWH। तो सेंटर ने फेम 2 स्कीम के तहत डिसाइड किया है कि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स स्पेशली जो 2 व्हीलर सेगमेंट है उसके लिए जो गवर्नमेंट ने 15,000 पर KWH जो सब्सिडी ऑफर कर रही थी गवर्नमेंट, उसको रिड्यूस करके गवर्नमेंट ने 10,000 कर दिया। And this move came as 2,000 crore outlay for supporting electric two-wheeler was about to get exhausted month before the March 2024 deadline of the scheme। और इसके अलावा जो एग्जिस्टिंग मैक्सिमम सब्सिडी कैप था 40% का, उसको भी रिड्यूस करके गवर्नमेंट ने 15% कर दिया है। So the existing maximum subsidy cap of 40% of the ex-factory price of the vehicle has also been brought down to 15% as per the senior government officials। और मिनिस्ट्री का ये कहना है कि this is a sustainable और a positive solution towards the sustainable transportation solutions in India। तो पॉजिटिव स्टेप बोला है मिनिस्ट्री ने इसको। हालांकि आने वाले टाइम में हो सकता है कि जो 2 व्हीलर सेगमेंट को ये जो स्लैश डाउन है ये निगेटिवली इम्पैक्ट करे। अब देख लेते हैं नेक्स्टली। पीक पावर डिमांड हिट्स हिस्टोरिक हाई ऑफ 220 GW। सो पहली बार इंडिया में वेडनेसडे को अप्रॉक्सीमेटली 3 PM यानी 3 बजे शाम को जो इंडिया की जो डिमांड थी, पावर डिमांड, वो 220 गीगावाट्स GW तक पहुंच गए। दिस इज द हिस्टोरिक डेली पीक रिकॉर्ड इन केस ऑफ इंडियाज हिस्ट्री। इंडिया की हिस्ट्री में अभी तक का ये सबसे हाईएस्ट पीक डिमांड है जो कि समर सीजन में इंडिया ने अचीव किया। सो अराउंड 3 PM ऑन वेडनेसडे इंडियाज डेली पीक पावर डिमांड टच 220 गीगावाट्स। और इसको मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने पहले ही प्रोजेक्ट कर लिया था अपने प्रोजेक्शन में कि इस बार इंडिया की जो पावर डिमांड है वो 220 गीगावाट्स तक जा सकती है बिटवीन अप्रैल टू जून मंथ्स। हालांकि पहले जो प्रोजेक्शन था वो अप्रैल का था, लेकिन अप्रैल में जिस तरीके से अनसीजनल रेन देखने को मिली, इसी वजह से जो पीक था ये मई में शिफ्ट हो गया। तो फाइनली वेडनेसडे को ये पीक जो है वो इंडिया ने अचीव कर लिया, 220 गीगावाट्स की पीक डेली डिमांड इलेक्ट्रिसिटी की। और ऐसा एंटिसिपेट किया कि आगे आने वाले टाइम में जिस तरीके से अगर टेम्परेचर बढ़ेगा, जो एंटिसिपेशन और जिस तरीके से मानसून को लेकर प्रेडिक्शन है कि मानसून डिले होगा, तो ऐसा मिनिस्ट्री का मानना है कि हो सकता है ये 220 का जो मार्क है ये भी क्रॉस हो जाए आगे आने वाले टाइम यानी जून मंथ में। एंड दिस इज द इन्फोग्राफिक्स अबाउट India's electricity demand, and this is the max peak power demand on May 17 into different year। 2017 से लेकर के 2023 तक का डेटा दिया हुआ है कि मई 17 में किस तरीके से पीक डिमांड पहुंची थी और पहली बार इंडिया की हिस्ट्री में 220 का मार्क जो है वो अचीव हुआ है। एंड दिस इज द कोल बेस्ड पावर प्लांट इन इंडिया। डोमेस्टिक कितने हैं, इंपोर्टेंट कितने हैं और कितना स्टॉक है इंडिया के पास कोल को लेकर के। क्यों कोल के स्टॉक की बात कर रहे हैं, क्योंकि कोल इज वन ऑफ द मेजर सप्लायर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन इंडिया। कोल बेस्ड जो प्लांट्स हैं वो सबसे ज़्यादा भी सिग्निफिकेंट पोर्शन में इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर रहे हैं भी। हालांकि रिन्यूएबल सस्टेनेबल एनर्जी का भी कंट्रीब्यूशन इंक्रीज हो रहा है, बट अभी भी जो कोल बेस्ड प्लांट्स हैं वो इंपॉर्टेंट है इंडिया की इलेक्ट्रिसिटी और एनर्जी सिक्योरिटी के लिए। और अगर मेजर एनर्जी कॉन्ट्रीब्यूटर्स की बात करें तो हम जैसे कि बताया कोल जो है वो अभी भी इंपॉर्टेंट है। कोल फॉलोड बाई RES, हाइड्रो एंड न्यूक्लियर। So this is all about the India's
पावर डिमांड और पीक पावर डिमांड इन करंट सिचुएशन। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। सेटकॉम स्पेक्ट्रम ऑक्शन डॉट मे नॉट स्ट्राइव फॉर रिकमेंडेशंस। सो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में डॉट भी बोलते हैं, वो कम्युनिकेट कर सकती है ट्राई से। ट्राई स्टैंड्स फॉर टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। किस लिए? दैट्स इट्स रिकमेंडेशन ऑन द ऑक्शन ऑफ द स्पेक्ट्रम ऑफ स्पेस बेस्ड कम्युनिकेशन सर्विसेज। तो जो ट्राई की रिकमेंडेशन है किस स्पेक्ट्रम पर, जो स्पेस बेस्ड कम्युनिकेशन सर्विसेज है उसमें जो स्पेक्ट्रम यूज़ होता है उसके लिए ट्राई की रिकमेंडेशन अभी भी अवेटेड है। तो डॉट इस पर्टिकुलर ऑक्शन को स्पीड अप करने के लिए ट्राई से रिकमेंडेशन मांग सकता है। एंड दिस रिक्वेस्ट इज एक्सपेक्टेड टू बी इनकॉर्पोरेटेड इन डिपार्टमेंट कम्युनिकेशन टू द रेगुलेटर। सो लेट अस सी हाउ ट्राई विल रिस्पॉन्ड ऑन दिस। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। गवर्नमेंट एक्सपेक्ट्स RBI सरप्लस टू सरपास बजट टारगेट। तो सेंटर गवर्नमेंट जो है वो ये एक्सपेक्ट कर रही है कि जो विंडफॉल सरप्लस ट्रांसफरेबल होगा RBI से वो गवर्नमेंट के एस्टिमेट से ज़्यादा होगा। सो गवर्नमेंट इज बेसिकली एक्सपेक्टिंग दैट द RBI सरप्लस विल बी मोर देन द बजटेड एस्टिमेट। जो गवर्नमेंट ने इस बार फाइनेंशियल ईयर 24 के बजट में एस्टिमेट किया था कि जो RBI का सरप्लस होगा और RBI गवर्नमेंट को ट्रांसफर करेगी, जितना एंटिसिपेट किया था गवर्नमेंट का भी मानना है कि उस एंटिसिपेशन से ज़्यादा RBI के पास सरप्लस जनरेट होगा। हालांकि जो एक्सपर्ट्स हैं उनका ये कहना है कि जो RBI कोई भी जो डिविडेंड पे करेगी गवर्नमेंट को इस फाइनेंशियल ईयर में, वो केवल RBI के गवर्नर ही डिसाइड नहीं करेंगे और सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं डिसाइड करेगी। ये RBI की जो बोर्ड मीटिंग होती है, जो RBI की सेंट्रल बैंक्स बोर्ड मीटिंग होती है, उसमें ये डिसाइड होगा कि RBI इस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में कितना डिविडेंड जो है वो ट्रांसफर करेगी गवर्नमेंट को। और ये मीटिंग फ्राइडे को शेड्यूल है और फ्राइडे को ही ये डिसाइड हो जाएगा कि RBI कितना डिविडेंड पे करने जा रही है। जो भी डिसीजन होगा वो इस पर्टिकुलर मंथ में ट्रांसफ़र हो जाएगा। और गवर्नमेंट का एंटिसिपेशन कितना था? गवर्नमेंट ने एंटिसिपेट किया था कि जो डिविडेंड आएगा RBI से फ्रॉम स्टेट ओन बैंक, फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, वो अप्रॉक्सीमेटली 48K करोड़ का आएगा। और RBI भी कह रही है कि जो अमाउंट है कंफर्टेबली RBI रीपे कर पाएगी एज अ डिविडेंड फॉर दिस फाइनेंशियल ईयर। दिस इज अ रियलिटी चेक। हम देख सकते हैं डिविडेंड पेड टू गवर्नमेंट फ्रॉम RBI एंड स्टेट ओन बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। कितना बजटेड एस्टिमेट था? ब्लू लाइन इंडिकेट्स द बजटेड एस्टिमेट, मतलब गवर्नमेंट ने कितना एंटिसिपेट किया था उस फाइनेंशियल ईयर में कि हमको इतना RBI से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से और स्टेट ओन बैंक से डिविडेंड मिलेगा, और एक्चुअल में कितना डिविडेंड पे किया गया है। तो हम देख सकते हैं फाइनेंशियल ईयर 20 से लेकर के 24 तक का डेटा है, और 20 में ज़्यादा पे किया था RBI और बैंक्स ने, 21 में कम पेमेंट आया था, 22 में फिर ज़्यादा पेमेंट आया था, और 23 में अभी फिलहाल के लिए कम पेमेंट है। जो रिवाइज एस्टिमेट्स है उस पर डिपेंड करेगा कि कितना एक्चुअल पेमेंट होगा। 24 में 48K करोड़ का एस्टिमेशन गवर्नमेंट ने किया है, बट ऐसा एंटिसिपेट किया रहा है कि इससे ज़्यादा ही डिविडेंड पे आउट किया जाएगा RBI और अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के थ्रू। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। हैव अ नाइस